जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिल्ड कमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़ और मैं हूं वैभव। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो थोड़ी अलग है, थोड़ी स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि हमारे देश की जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, द सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी जिसको कहते हैं, आज हम उनसे सीधी बात करने वाले हैं। और आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं। कहीं आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे आपको दिखेगा कि बाज़ारों में इजराइल और अमेरिका के झंडों को जो है वो ज़मीन पे लगा दिया गया है और जो सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है उसके लोग उसके ऊपर जो है पाँव रख करके आ रहे हैं, जा रहे हैं, रास्तों में वो झंडे लगे हुए हैं। ये करने की ज़रूरत क्यों आई और इससे मिलेगा क्या, इससे हासिल क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। असद ओवैसी साहब जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा के सांसद हैं हैदराबाद से। उन्होंने फ़िलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया है। और क्या उनके फ़िलिस्तीन जिंदाबाद के नारे, जो इस नारे के पीछे की जो कहानी है और उनकी जो हिपोक्रेसी है, जो उनका दोगलापन है, जो उनके अंदर भी है, उनके भाई के अंदर भी है, उनके बाप के अंदर भी था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आज। और तीसरा, शरद पवार खड़े हुए हैं। शरद पवार ने बात की है। शरद पवार ने कहा है कि वो फ़िलिस्तीन के साथ है और भारत की सरकार को प्रिंसिपली जो है वो फ़िलिस्तीनियों का साथ देना चाहिए। तो आइए हम इसके ऊपर बात करते हैं, आज की चर्चा शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, जो असद ओवैसी ने जो नारा लगाया कि फ़िलिस्तीन जिंदाबाद, अगर आपको याद हो तो ये वही असद ओवैसी हैं जब इनसे वंदे मातरम कहने को कहा गया और जब ये बहस चल रही थी इस देश में कि वंदे मातरम कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए और एक मुसलमान जो है वो वंदे मातरम कह सकता है कि नहीं कह सकता है, तो यही असद ओवैसी जो है, इन्होंने एक बात कही थी। इन्होंने कहा था कि संविधान जो है भारत का, मैं संविधान को मानता हूँ, मैं संविधान का पालन करता हूँ। भारत का संविधान ये नहीं कहता कि हमको वंदे मातरम कहना चाहिए। संविधान हमें ये नहीं कहता कि हमें वंदे मातरम कहने के लिए हम किसी को फोर्स कर सकते हैं। संविधान ये नहीं कहता। तो भाई साहब, तो संविधान तो आपको फ़िलिस्तीन जिंदाबाद कहने को भी नहीं कहता। संविधान तो फिर आपको जो है उम्मा को जिंदाबाद कहने के लिए भी नहीं कहता। संविधान तो आपको उम्मा के साथ खड़े होने के लिए भी नहीं कहता। संविधान तो आपको जो है मुसलमानों की राजनीति करने के लिए भी नहीं कहता। संविधान तो सेक्युलर राजनीति करने को कहता है, लेकिन आप तो नहीं करते सेक्युलर राजनीति, आप तो मुसलमानों की राजनीति करते हैं। तो ये आपका जो दोगलापन है, ये आपको खुद को एक्सपोज करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। और अगर आप फ़िलिस्तीन जिंदाबाद कह रहे हैं तो क्या आपके फ़िलिस्तीन जिंदाबाद कहने से फ़िलिस्तीन आज़ाद हो जाएगा? क्या आपके फ़िलिस्तीन जिंदाबाद कहने से जो फ़िलिस्तीन में रहने वाले लोगों को कुछ आराम मिल जाएगा? अगर वो परेशान है तो उनकी परेशानियों में कोई कमी आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो मैं तो असद ओवैसी साहब से कहता हूँ कि आप और आपका भाई और आपके बेटे, आपके घर में जितने भी मर्द हजरात हैं, आप अपनी एक टिकट कराएं, फ़िलिस्तीन जाएं और फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़े हों और इजहार यकजहती करें और उनके साथ उनकी जो आज़ादी की जंग है, उस जंग में आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ें। अगर आप वो नहीं करते तो यहाँ खड़े होकर के फ़िलिस्तीन जिंदाबाद कहने से आपको क्या मिलना है, क्या हासिल होना है? कुछ नहीं। तो यहाँ इस देश के जो 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान हैं, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए ये राजीव गांधी बेवकूफ़ बनाओ स्कीम जो है ये आप बंद कर दीजिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। आपके एक भाई हैं मर्द मुजाहिद अकबरुद्दीन ओवैसी, वो स्टेज पे खड़े होकर के ये कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर हम बता देंगे कि कौन कितना ताकतवर है और हम जो मुसलमान हैं, ये इस देश में जो रहने वाले 100 करोड़ हिंदू हैं, इनके साथ क्या करेंगे फिर ये देखना तुम। अगर वो इतने बड़े मर्द मुजाहिद हैं तो हैदराबाद में क्यों बैठे, कौन से चूहे के बिल में घुस के बैठे? उनसे कहिए कि वो निकले बिल से बाहर, वो उठें, खड़े हों, मर्द मुजाहिद बने और एक फ़्लाइट की टिकट ले, जाएं फ़िलिस्तीन, फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़े हों और फ़िलिस्तीनियों के साथ जिहाद करें इन यहूदियों के ख़िलाफ़, इन इजराइलियों के ख़िलाफ़ जो कि मुसलमान भाइयों और बहनों की इस्मत लूट रहे हैं आपके हिसाब से, जो मुसलमान भाइयों और बहनों को मार रहे हैं आपके हिसाब से, जो बेगुनाहों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं आपके हिसाब से, जो उनकी ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हैं आपके हिसाब से। तो जाएं, खड़े हों, मर्द मुजाहिद बने। क्यों नहीं जा रहे हैं? आपका बेटा जो कि करोड़ों रुपए की गाड़ियों में फिरता है, उसकी फ़ोटोज़ आए दिन वायरल होती हैं। शेरवानी आप खुद भी पहनते हैं, उसको भी पहनाते हैं। जावेद अख्तर साहब ने राज्यसभा में खड़े होकर के आपसे एक बार कहा था कि संविधान जो है भारत का, वो तो आपसे शेरवानी के पहनने को भी नहीं कहता है। लेकिन आपने न शेरवानी खुद पहनी, अपने बेटे को भी पहना दी है और टोपी पहनाने का काम आपने 25 करोड़ मुसलमानों के साथ किया हुआ है। टोपी आप उनको पहना रहे हैं, इस अपने वोटर्स को पहना रहे हैं। आपने अपने वोटर्स के लिए क्या किया है? महाराष्ट्र में आपको सीटें मिली, बिहार में आपको सीटें मिली, आपने उनको कोई रिलीफ दिया है क्या? आपने उनकी गुर्बत ख़त्म करने के लिए कोई काम किया है? आप सिर्फ और सिर्फ सियासत करते हैं, वो गंदी और वो घटिया सियासत
जिसका आरोप, जिसका इल्ज़ाम आप सामने वालों पे लगाते हैं, जिसका आरोप, जिसका इल्ज़ाम आप भाजपा पे, आरएसएस पे, कांग्रेस पार्टी पे भी लगाते हैं। और मैं कांग्रेस पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन वो इल्ज़ाम मुसलमानों पे जब्र का आप दूसरों पे लगाते हैं। आपने अपने वोटर्स के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। ओवैसी साहब, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपके भाई के साथ हैं, जो असली मर्द मुजाहिद है आपके परिवार में, आपके फैमिली में, आप उनको भेजें। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी के पास टिकट का पैसा ना हो तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको जो है आने और जाने की टिकट दोनों दूंगा। आप चले तो जाएंगे, वो आप आएंगे वापस नहीं आ पाएंगे, ये दूसरी बहस है कि वो वहाँ से आएंगे या नहीं आएंगे। और शायद यही कारण है कि आप जाने को तैयार नहीं है, और ना आप जाएंगे ना आपका भाई जाएगा, क्योंकि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो बोलना एक बात है, और आपको भी पता है कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हट गई तो इस देश के सबसे बड़े विक्टिम आप ही होंगे। इस देश में, इस दुनिया में घूम घूम करके आपके साथ क्या हुआ है, आपके लोगों के साथ क्या हुआ है, ये सब इसका ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीटेंगे। सबको पता है, सबको पता है आप कितने बड़े मर्द मुजाहिद हैं और आपका भाई कितना बड़ा मर्द मुजाहिद है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शरद पवार साहब खड़े हो गए हैं फिलिस्तीनियों के साथ। वो कह रहे हैं कि नहीं, फिलिस्तीनियों के साथ जो है भारत को इन प्रिंसिपल खड़ा होना चाहिए। शरद पवार साहब, आप सुप्रिया सुले जी को क्यों नहीं भेजते फिलिस्तीन? आप भेजें। आपके पास इतना बड़ा काडर है, आपके पास इतने पॉलिटिकल वर्कर हैं हजारों की तादाद में, आपके पास पैसा भी बहुत है, आपके पास प्रॉपर्टी भी बहुत है, आप वन ऑफ द रिचेस्ट पॉलिटिशियन है भारत के। हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आपके पास, मैंने सुना है। तो आपके पास तो पैसे की भी कमी नहीं है। आप अपने सारे वर्कर्स का टिकट कराइए, पॉलिटिकल वर्कर्स का, उनको सबको फिलिस्तीन भेजिए और कहिए कि जा करके इज़हार यकजहती करें उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हों। किसने रोका है आपको? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने रोका है? क्या अजीत डोभाल ने रोका है? क्या अमित शाह ने आपको मना किया है कि आप अब सुप्रिया सुले जी को और बाकी अपने जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको आप फिलिस्तीन ना भेजें? क्या भारत की मीडिया में ऐसी कोई खबर चल रही है कि अगर कोई जाने का अगर प्रयास करता है भारत से तो उसको रोक दिया जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आप जाएं, खुद भी जाएं। चलिए आप वृद्ध हैं, आप ना जाएं, लेकिन अपने जो जवान वर्कर्स हैं, आपकी जो बेटी है, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो भाई बंधु हैं, सारे के सारे इतने पॉलिटिकली स्ट्रांग लोग हैं, आप जाएं। आप मराठों की राजनीति करते हैं तो जाएं लेकर के सबको। किसने रोका है आपको? किसी ने नहीं रोका। तो यहाँ पे बैठ करके फिलिस्तीनियों का साथ, क्योंकि आपको वोट चाहिए, आप फिलिस्तीन के साथ नहीं खड़े। जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी या असदुद्दीन ओवैसी फिलिस्तीनियों के साथ नहीं खड़ा, वो मुसलमान वोटों के साथ खड़ा है। उसको मुसलमानों के वोट चाहिए, और वो वोट तब मिलेंगे जब आप फिलिस्तीन का नाम लेंगे, जब आप वहाँ पे मरते हुए लोगों की तस्वीरें दिखाएंगे, और आप ये दिखाएंगे कि अगर यहाँ हो रहा है तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये चीज़ें फिर भारत में भी होंगी। अगर आप चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान में ना हो तो आप हमें वोट दें। आपको उनके वोट चाहिए। आपको फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है पवार साहब, कोई लेना देना नहीं है। इस देश में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ऐसी भी है, आप देख रहे होंगे, हमारे जो देखने वाले सारे दर्शक हैं, कि सड़क के किनारे इजराइल और अमेरिका के झंडे जो है वो ज़मीन पर बनाए गए हैं, और उसके ऊपर मुसलमान औरतें, आदमी, बच्चे जो है उसके ऊपर चल करके जा रहे हैं, उसको रौनते हुए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं इसका एक बैकग्राउंड है। इसका बैकग्राउंड ये है कि ये सेम काम पाकिस्तान में हो चुका है। पाकिस्तान में मस्जिदों के, बाज़ारों के जो स्टेप्स होते हैं, जो सीढ़ियाँ होती हैं, उनके ऊपर भारत के झंडे लगाए जाते हैं, और जो लोग नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते हैं वो उस भारत के झंडे पे चढ़ के जाते हैं। पाकिस्तान में जो बाज़ारों में लोग जब जाते हैं तो उस भारत के झंडे पे चल के जाते हैं। ये सेम स्कीम है, ये सेम तरीका है, ये सेम मोडस ऑपरेंडी है जो इंडिया में अप्लाई की गई है। इंडिया में अमेरिका और इजराइल का झंडा लगा दिया गया है। ये मानसिकता सेम है। उसी सेम मानसिकता के लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। तो इस देश के लोगों को भी ये सोचना चाहिए, और जो मुसलमान ये चल रहे हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि क्या आप उसी मानसिकता के शिकार नहीं हो रहे हैं जिस मानसिकता के लोग पाकिस्तान में भारत के झंडे के ऊपर चल करके ये सेम संदेश देने का प्रयास करते हैं कि हम भारत का विरोध करते हैं। विरोध करने का ये कौन सा तरीका है? मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। भारत में एक बहुत बड़ी हिंदू कम्युनिटी है। कल को तालिबान का जो झंडा है जिसके ऊपर कलमा लिखा हुआ है, अगर वो तालिबान का झंडा लगा देते हैं सड़कों के किनारे, मंदिरों के सामने, बाजारों में, और तालिबान के झंडे के ऊपर अगर लोग चलना शुरू कर देंगे, तब आप क्या करेंगे? अगर तालिबान के झंडे के ऊपर या सऊदी अरेबिया के झंडे के ऊपर अगर लोग चहलकदमी करना शुरू करेंगे, तब आप क्या करेंगे? तब आप विक्टिम कार्ड नहीं प्ले कर पाएंगे। तो आप ऐसा एग्जाम्पल मत सेट कीजिए जिसके विक्टिम आप खुद बन सकते हैं। आप एक ऐसा एग्जाम्पल मत सेट कीजिए जिसके कारण आपकी धार्मिक भावनाएं बाद में आहत हो।
और अगर आपकी धार्मिक भावनाएं अगर बाद में आहत होती हैं तो आपके पास ये बिल्कुल कहने का कोई भी वाजिब जो है, आपके पास कोई रीज़न नहीं रहेगा कि आप ये कह सकें कि देखें हमारे साथ खेला जा रहा है, हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, हमको चोट पहुंचाई जा रही है। कलमे के ऊपर जो है लोग चल रहे हैं। कलमा जो एक बहुत पाक और एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे मज़हब का। कलमा जिससे एक मुसलमान होने का सफ़र शुरू करता है, उसके ऊपर इस तरह से किया जा रहा है। कलमा जो कि कुरान का इंटीग्रल पार्ट है, उसके ऊपर लोग चल रहे हैं। जब आप दूसरों के झंडे के ऊपर चलेंगे तो आपको अपने झंडे के ऊपर भी दूसरों को चलने देना होगा, क्योंकि अगर आपका विरोध जायज़ है और आप कहते हैं ये बड़ा पीसफुल, बहुत ही अमन वाला तरीका है, शांतिपूर्वक हम विरोध कर रहे हैं, तो ये शांतिपूर्वक विरोध फिर सामने से भी हो सकता है। मैं इजराइल का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, न इस देश का जो 100 करोड़ हिंदू है वो इजराइल का स्पोक्स पर्सन है, न उसको इजराइल से कोई फ़र्क पड़ता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो इजराइल के साथ सिर्फ इसलिए खड़ा है क्योंकि भारत खुद 80,000 90,000 जाने इस आतंकवाद में, इस्लामिक जिहाद, सो कॉल्ड इस्लामिक जिहाद में जाने दे चुका है। वो हर उस विचारधारा के साथ खड़ा होता है, वो हर उस देश के साथ खड़ा होगा जो इस्लामिक जिहाद का विक्टिम है, जिसके घर के लोग मरे हैं, जिसके जीवन में जिसने किसी को खोया है इस इस्लामिक जिहाद की वजह से। आतंकवाद का विरोध है ये इजराइल का समर्थन नहीं है। ये इजराइल का समर्थन कभी नहीं था, नहीं है, ना होगा। ये आतंकवाद का विरोध है जो 100 करोड़ हिंदुओं को ले जाकर के इजराइल के साथ खड़ा करता है। ये 100 करोड़ हिंदुओं का आतंकवाद के विरुद्ध विरोध है जो किसी भी कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ खड़ा होता है, उसके प्रति सिंपैथेटिक होता है, उसके लिए उसके अंदर सहानुभूति होती है। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और विरोध का तरीका, एहतजाज का तरीका दुनिया भर में अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ये तरीका आपने कहाँ देखा है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हमने तो अब तक पाकिस्तान में देखा था, हिंदुस्तान में तो हमने नहीं देखा था। हमने पाकिस्तान के बाज़ारों में देखा था कि पाकिस्तान के बाज़ारों में लोग हिंदुस्तान के झंडे के ऊपर चलते थे, उसके ऊपर चढ़ करके मस्जिद जाते हैं, उसके ऊपर चढ़ करके स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं। भारत में अगर ये इंट्रोड्यूस आपने किया है तो फिर आप तैयार रहें, आप तैयार रहें उस दिन के लिए। अगर अफ़गानिस्तान में तालिबानी गवर्नमेंट ने, तालिबान की हुकूमत ने, इसी तालिबान ने जिसने 300 से ज़्यादा भारतीयों को मारा है आतंकवाद में, बॉम्ब ब्लास्ट में, ऐसे इंजीनियरों को मारा है जो इंजीनियर अफ़गानिस्तान में वहाँ पे सड़कें बनाने गए थे, जो वहाँ डैम बनाने गए थे, जो वहाँ अस्पताल बनाने गए थे। आपको गाज़ा अस्पताल की चिंता है कि गाज़ा के अस्पताल में बॉम्बिंग हो गई। गाज़ा के अस्पताल में बॉम्बिंग नहीं हुई, अब वो खबर खुल चुकी है। उस हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में बम गिरा था जो कि खुद हमास वालों का मारा हुआ था। खैर, मैं उसमें नहीं जाता, उस बहस में। अगर आप जाएंगे, आप गूगल करेंगे, आप पता करेंगे तो आपको हकीकत सामने आ जाएगी। लेकिन आप ये सोचें कि जो लोग भारत से अफ़गानिस्तान में हॉस्पिटल, रोड्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस ये बनाने गए थे, जो इंजीनियर्स थे, जो लेबर्स थे, जो डिप्लोमेट्स थे, ब्रिगेडियर्स थे, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे, ब्रिगेडियर लेवल तक के भारतीय सेना के जवानों की वहाँ पे मौत हुई है, अधिकारियों की। शायद आपको नहीं पता होगा, और इन्हीं तालिबान वालों ने मारा था। तो कल को अगर भारत में लोग खड़े हो जाते हैं कि हमारे 300-400 भारतीयों की जान जिन्होंने ली है, उनके विरोध में हम तालिबान का जो झंडा है, हम उसके विरोध में प्रदर्शन करेंगे। और हमारे प्रदर्शन का तरीका ये होगा कि हम मंदिरों के सामने, गुरुद्वारों के सामने, सड़कों पे और बाज़ारों में हम तालिबान का झंडा ज़मीन पे लगाएंगे और लोग उसके ऊपर चलेंगे। तो आप विक्टिम कार्ड न प्ले कीजिएगा, बिल्कुल। आपके पास उसका कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि आप खुद वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और जो अपील मैंने शरद पवार जी से की है, जो अपील मैंने असदुद्दीन ओवैसी से की है, जो मैंने अकबरुद्दीन ओवैसी से की है, जो मैंने इनके जितने सपोर्टर्स हैं, मैंने उन सब से की है, वो सेम अपील मैं आपसे भी करता हूँ। आप क्यों बैठे हैं? भारत की सरकार ने कोई रोक नहीं लगाई कि भारत से कोई नहीं जा सकता फ़िलिस्तीन लड़ने के लिए। आप यहाँ पे क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आप यहाँ पे क्यों रैलियाँ निकाल रहे हैं? आप जाएं, जा कर के आप वहाँ खड़े हो, फ़िलिस्तीनियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़े। किसने रोका है आपको? आपके पास पासपोर्ट है, आप सऊदी अरेबिया जा सकते हैं, आप दुबई जा सकते हैं, आप कतर जा सकते हैं, आप कुवैत जा सकते हैं, आप बहरीन जाते हैं, आप पूरे मिडिल ईस्ट में मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं और जा करके आप वहाँ पे जो है अपने रोज़गार करते हैं, आप वहाँ बिजनेसेस करते हैं। तो फ़िलिस्तीन जाने से आपको किसने रोका है? आप में से कोई फ़िलिस्तीन क्यों नहीं जाता? आप में से कोई फ़िलिस्तीन जाकर के कोई रोज़गार क्यों नहीं करता? आप में से कोई फ़िलिस्तीन जाकर के कोई बिजनेस क्यों नहीं करता है? आप सबको सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, कतर, कुवैत, ओमान ही क्यों जाना होता है?
क्योंकि आपको भी पता है कि आप सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कुवैत, ओमान जा करके आप वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन फ़िलिस्तीन जाके आप बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो फ़िलिस्तीन एक कंस्ट्रक्ट है, जो एक मुल्क बना हुआ है, वहाँ पे वो माहौल ही नहीं है। वहाँ की एक ही इंडस्ट्री है और वो इंडस्ट्री टेररिज्म की इंडस्ट्री है। वो जो इंडस्ट्री है वो शहीद बनाने की इंडस्ट्री है। वो जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया से चंदे खाने की इंडस्ट्री है। जितने पैसे ह्यूमैनिटेरियन एड में फ़िलिस्तीन को पिछले 50 साल में मिले हैं, उससे कम पैसे में सिंगापुर जैसे देश, जापान जैसे देश, साउथ कोरिया जैसे देश बन के खड़े हो गए और आज दुनिया को लीड कर रहे हैं। ग्लोबल टूरिज्म का हब है, दुनिया में टेक्नोलॉजी का हब है। दुनिया में उन्होंने वो अचीव किया है जो आप यहाँ पे बैठ के अपने ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोच सकते। इतने पैसे, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ़िलिस्तीन को मिडिल ईस्ट से और दुनिया भर से देशों से गए हैं। कभी आप जरा वो आंकड़े निकाल करके देखें। वो उनकी चॉइस थी। वो अपने कंफर्ट जोन में जा चुके हैं। उनको पता है कि अगर 10-20 लोगों को मार के अगर $10 बिलियन मिलता है तो हमें काम करने की क्या ज़रूरत है। ये तो ईजी मनी है। आपको भी पता है, इसलिए आप नहीं जाते। आप वो प्रोपेगेंडा जो है वो आप फीड करते हैं और उसको कंज्यूम भी करते हैं, जो प्रोपेगेंडा इस देश में कम्युनिस्ट चलाते हैं, जो लेफ्टिस्ट चलाते हैं, जो कि खुद उस इकोसिस्टम के बेनिफिशियरीज हैं, उस इकोसिस्टम के लाभार्थी हैं, उस भ्रष्ट व्यवस्था के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। जब तक दुनिया में अलग अलग देशों में जिहाद होता रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा, लड़ाइयाँ होती रहेंगी, तब तक इनकी दुकानदारी चलेगी। आपको भी पता है, लेकिन आप इस सच को कभी भी कबूल नहीं करते। आप रिजेक्ट करते हैं क्योंकि आपको सिखाया गया है फैक्ट को डिनाई करो, झूठ को आत्मसात करो। आप इस मोड़ से निकलिए। अगर आप इस मोड़ से नहीं निकलेंगे तो इसके विक्टिम आप खुद भी बनेंगे एक दिन। आप मुझसे लिख के ले लीजिए। आप जिस तरह की जनरेशन्स तैयार कर रहे हैं इस देश में, जो सड़कों पे निकलती है और सड़कों पे निकल करके वही काम करना चाहती है जो वहाँ पे हमास करती है। अब वही काम करना चाहती है, सड़कों को आग लगाना चाहती है, बसों को आग लगाना चाहती है, दंगे करती है। आपके बच्चे मरते हैं, ओवैसी का बच्चा कभी नहीं मरेगा। मैं लिख के देने को तैयार हूँ। किसी भी दंगे में कभी भी किसी भी आरफा खानम शेरवानी के बच्चे नहीं मरेंगे। कभी किसी राणा अयूब का बच्चा नहीं मरेगा। कभी किसी भी बड़े पॉलिटिशियन का, सो कॉल्ड एजुकेशनलिस्ट का, सो कॉल्ड NGO वर्कर का बच्चा नहीं मरेगा। आपके बच्चे मरते हैं और आपके ही मरेंगे। पिछले 5 साल में भारत में जितने छोटे बड़े दंगे हुए हैं उनका जरा डेटा निकाल करके देख लीजिए। चाहे दिल्ली के दंगे हों, चाहे शाहीन बाग के बाद जो दंगे हुए वो हों, चाहे शाहीन बाग की वजह से इस देश में अलग अलग देशों में जो प्रदेशों में जो दंगे हुए आप वो देख लीजिए। चाहे नुपुर शर्मा का जब विवाद हुआ उसके बाद जो इस देश में दंगे हुए, उस दंगों में जितने बच्चे मरे हैं वो किसके बच्चे थे? क्या ओवैसी का बच्चा था? क्या आरफा खानम शेरवानी का बच्चा था? क्या राणा अयूब का बच्चा था? क्या सोनिया गांधी का बच्चा था? क्या शरद पवार का बच्चा था? क्या उदयनिधि का बच्चा था? क्या लालू का बच्चा था? नीतीश कुमार का था? किसका बच्चा था वो? जो आपकी राजनीति करते हैं, जो आपके भलाई की राजनीति करते हैं, जो कहते हैं कि हम आपके अपलिफ्टमेंट के लिए खड़े हैं, हम आपके हुकूक के लिए खड़े हैं, हम आपके हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ज़रा जाकर के उनके मकान तो देखें, ज़रा उनकी गाड़ियाँ देखें, ज़रा उनकी प्रॉपर्टीज़ देखें। असदुद्दीन ओवैसी के पास हैदराबाद में कितनी प्रॉपर्टी है, कितने कॉलेजेस हैं, कितने कैंपसेस हैं, ज़रा जाके पता तो करें। वो अगर दिन के करोड़ों रुपए भी खर्च करे तो उसके पैसे नहीं ख़त्म होने। इस तरह से इस देश में कितने पॉलिटिशियंस हैं, क्या वो अपने बच्चों को उतारते हैं इन जो प्रोटेस्ट होते हैं, जो एहतजाज करते हैं? आप कोई नहीं उतारता। बिलाखिर मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश है कि जाएं, फिलिस्तीन जाएं, आप भी जाएं और साथ में ओवैसी से अपील करें आप सारे कि ओवैसी भी चले, अपने बेटे को भी भेजे, अपने भाई को भी भेजे, मर्द मुजाहिद को। ये सारे जाइए आप। शरद पवार को भी लेके जाइए। उनसे आप डिमांड कीजिए कि आप अपने पार्टी के हमको वर्कर्स दीजिए, हम फिलिस्तीन जाना चाहते हैं। मैं देखता हूँ आप में से कितने लोग तैयार होते हैं जाने के लिए, और मैं ये भी देखूंगा कि ये अपने कितने पॉलिटिकल वर्कर्स देते हैं, और मैं ये भी देखूंगा कि इनके फैमिली के कितने लोग जाते हैं। कोई नहीं जाएगा। तो ये जो चूरन है, ये चूरन खरीदना आपको बंद करना पड़ेगा। वो बेचना नहीं बंद करेंगे। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपना मुस्तकबिल कैसा चाहिए। आपको मुस्तकबिल वो चाहिए जो भारत की जमहूरियत आपको गारंटी करती है, जहाँ पे 80% आबादी जो है वो हिंदू आबादी है, जो कि सेक्युलर है, लिबरल है, टॉलरेंट है, आपको एक्सेप्ट करती है। 1947 का पार्टीशन होने के बाद भी आपको एक्सेप्ट करती है। अपने 15 से 20 लाख लोग मरवाने के बाद भी आपको एक्सेप्ट करती है। आपको बराबर का हक देती है, आपको सारे हुकूक देती है,
आपको जस्टिस देती है, आपको इस सोसाइटी में रह करके थैंकफुल हो करके, हम ह्यूमिलिटी के साथ हम्बल होकर के आपको जीना है, या आपको उन पाकिस्तानी मुसलमानों की तरह बनना है जिन्होंने 75 साल पहले इस्लाम का किला बनाया था, जिस किले की एक एक ईंट दरक दरक करके आज दुनिया भर में सिर्फ ये डिस्कस होता है कि ये पाकिस्तान अगले साल तक चलेगा, 5 साल तक चलेगा या 10 साल सर्वाइव करेगा। कहीं ये डिस्कस नहीं होता, कहीं ये डिबेट नहीं होती कि इनकी इकोनॉमी कहाँ जाएगी, ये कोई पावर बनेंगे या नहीं बनेंगे। एक न्यूक्लियर बम के अलावा उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या वाली हालत है। आपको उस तरह का समाज बनना है जिन्होंने जिहाद का ठेका उठाया था, ग्लोबल जिहाद का। अफगानिस्तान में भी वो जिहाद करेंगे, चेचन्या में भी वो जिहाद करेंगे, मिडिल ईस्ट में भी वो जिहाद करेंगे, सीरिया में, लीबिया में, इराक में। तो किस तरह का समाज बनाया है उन्होंने, किस तरह का मुल्क जो है तश्कील दिया है उन्होंने। देखें, सोचें और गौर करें। आखिरी बात मैं सिर्फ इतनी कहूँगा कि भारत सरकार से मैं अपील करूँगा कि इस तरह के जितने भी लोग हैं, वो चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे एजुकेशनलिस्ट हो, चाहे एनजीओ वर्कर हो, चाहे आम इंसान हो, जो फ़िलिस्तीन जाना चाहते हैं, इनको जाने दिया जाए। इनमें से किसी को रोका ना जाए। ये फ़िलिस्तीन जाना चाहें, ये इराक जाना चाहें, ये सीरिया में जा करके वहाँ से फ्रंट खोलना चाहिए, ये लेबनान जा करके हिजबुल्लाह ज्वाइन करना चाहे, ये इनको जो दिल करता है, ये जिसको ज्वाइन करना चाहते हैं, इनको जाने दिया जाए। इस तरह के लोगों को अपने यहाँ रख करके आपको कुछ नहीं मिलना है। जो हिजबुल्लाह जाना चाहते हैं, जो फ़िलिस्तीन में जाके लड़ना चाहते हैं, वो कल को यहाँ पे भी रह करके हमारे लोगों से लड़ेंगे। तो ऐसे लोगों को जाने दिया जाए। ये मेरी भारत सरकार से अपील है और ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। मैं चाहूँगा कि आप जितने भी लोग देखने वाले हैं, आप थैंक यू ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि मैं आपके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ हिंदुस्तान की सरकार से, और ये अपील कर रहा हूँ कि आपको जाने दिया जाए। और आप में से जो लोग बहुत गरीब हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो भी कमेंट में लिखे कि उनके पास पैसा नहीं है, हम उनके लिए पैसा अरेंज करेंगे और हम उनके लिए क्राउड फंडिंग करके उनकी टिकट कराएंगे कि आप यहाँ से जाएं और फ़िलिस्तीनी भाइयों के साथ लड़ें। जय हिंद, जय भारत।